ओके ओके। तो गणित के अपने आज के अंक में मैं योगेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सभी केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके कुछ सवाल आप पिछले अंक में भी पढ़ चुके हो, जिसके अंतर्गत आपने माध्य, माध्यिका तथा बहुलक निकालना सीखा है। तो आज हम इन्हीं केंद्रीय प्रवृत्तियों पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें सूत्र की सहायता से आप अननोन अज्ञात मान की गणना करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न, जो कि 8वां सवाल है। सभी के पास अपनी टेक्स्ट बुक होगी, तो आप सभी टेक्स्ट बुक को सामने रखें। 8वां प्रश्न है, 10 प्राप्तांक आरोही क्रम में लिखे गए हैं। यदि इनकी माध्यिका 11 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो आंकड़ों की संख्या है, आंकड़ों की संख्या हम उसे n के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहां पर आंकड़ों की संख्या 11 दी गई है, तो n बराबर 11, और हमें माध्यिका भी बताई गई है। तो आप भी ये जानते हैं कि माध्यिका के लिए आंकड़ों का या तो आरोही क्रम में व्यवस्थापन होना चाहिए या अवरोही क्रम में। तो यहां पर आरोही क्रम में पहले से ही आंकड़े आपको व्यवस्थित करके दिए गए हैं। तो यदि आंकड़े सम हो, जैसे कि नहीं, 8वें में देखो 10 प्राप्तांक दिया है, तो यदि आंकड़े आपके सम संख्या में हो तो माध्यिका का सूत्र अलग है, और यदि यह संख्या विषम हो तो आंकड़ों की माध्यिका निकालने का सूत्र अलग है। तो चूंकि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 10 और यह सम संख्या है, तो सबसे पहले मैं माध्यिका का जो सूत्र है वो सम संख्या के लिए लिख दूंगा। तो माध्यिका जब ये सम होगा तो सूत्र बनता है n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटे 2 आता है। तो n का मान तो ऊपर लिखा ही है, जो कि आंकड़ों की संख्या है। अब इस सूत्र में आप सारे मान रखिए। प्रश्न को पढ़ा गया जब, तो इसमें अंतिम चरण में माध्यिका 11 दी गई है, तो माध्यिका के नीचे माध्यिका का मान 11 आ गया। n का मान है 10, तो 10 बटे 2वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटे आ जाएगा 2। तो यहां पर अब हम हल करना अगर स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो इस 2 का पक्षांतर कर दीजिए। भागे में है, पक्षांतर करने पे आ जाएगा गुणे में। 10 में 2 से भाग दिया तो 2 पंचे होता है 10, तो 5वां पद, और यहां पर जब भाग दोगे तो 2 पंचे 10, 5 धन 1, ये हो गया 6वां पद। 11 दूना 22। अब जो आंकड़े आपकी पुस्तक में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उसी में आपको 5वां और 6वां पद लेकर के यहां पर स्थापित करना है। तो जरा गिनकर बताइए, देखिए कि 5वें स्थान पर कौन सा पद है। तो 2 जो है वो पहला स्थान, फिर अगला अंक है 3 दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वें पर लिखा है x प्लस 1, और 6वां उसके अगला जो पद है वो है x प्लस 3। तो 5वां पद हो गया x प्लस 1, मान रख दीजिए, और 6वां पद हो गया x प्लस 3। इसी को हल कर लीजिए। अब ये बन गया एक आपका समीकरण, और आपको पता है कि एक चरांक वाले समीकरणों को हल कैसे करना है। सभी सजातीय पदों को एक पक्ष में रखते हुए आप हल कर दीजिए। तो यक्स और यक्स ये हो गया 2x, 1 धन 3 ये हो जाएगा 4। अब हमें यहीं से यक्स का मान ज्ञात करना है, इसलिए 22 चूंकि संख्या है, दाहिने पक्ष से जो प्लस 4 है उसका पक्षांतर कर लेते हैं, -4, ये बराबर हो जाएगा 2x। 22 में से 4
घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, 18 बचेगा बराबर 2x, इसलिए 18/2 बराबर x, सो x बराबर हो गया 9। 2 एक कम 2 नवा, तो x का मान आ गया 9। और प्रश्न देखिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना हो गया? 9 हो गया। सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको इस प्रश्न में कोई दुविधा हो तो अंतिम में जब आप पूछिएगा तो उसके बारे में हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी इसका स्क्रीनशॉट सभी ले लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल। तो याद रखें, यदि आपको केवल सूत्र अच्छे से पता है तो सूत्र में यहां पर मान रख करके हम माध्य माध्यिका या बहुलक का दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नाइन्थ प्रश्न, 35 प्राप्तांकों का माध्य 20 है। अब देखिए, 35 प्राप्तांक का मतलब यदि 35 विद्यार्थी आपकी क्लास में हो तो उन्हें किस विद्यार्थी को कितना मार्क्स मिला है, उन्होंने इसका आंकड़ा लिया हुआ है और उन्हें कुल 35 आंकड़े मिल रहे हैं जिनका माध्य 20 है, जिनका माध्य 20 है। तो अब ये प्रश्न माध्य पर आधारित है। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि यदि माध्य की गणना करनी हो तो माध्य में है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़े या आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़े या आंकड़ों की संख्या, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। तो अब इसी मान में, इसी सूत्र में यदि मैं अपने दिए गए मान को देखूं तो मेरे पास 35 प्राप्तांक हैं। प्राप्तांक का मतलब हो गया कुल आंकड़े, माध्य 20 है तो माध्य के नीचे 20 आ जाएगा। इस आंकड़े को यदि मैं माध्य की तरफ रखता हूं, आंकड़े को माध्य की तरफ पक्षांतर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आंकड़ों का योगफल। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 35 जो आंकड़े की संख्या है और 20 जो उस आंकड़ों का माध्य है, इन दोनों का गुणनफल किया जाए जैसे कि सूत्र से पता चलता है तो हमें आंकड़ों का योगफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसी सूत्र का उपयोग करते हुए मेरे पास 35 प्राप्तांक हैं, उनके माध्य का उपयोग करके मैं 35 प्राप्तांकों का योगफल ले लेता हूं। तो यहां पर 35 प्राप्तांकों का योगफल ये हो जाएगा 35 और जो उनका माध्य है। यदि यहां से समझने में आपको दिक्कत आ रही हो तो तुरंत आप ऊपर वाला सूत्र देखिए, समझ में आ जाएगा। इसी सूत्र में मैंने यहां पर माध्य 20 रखा, यहां पर रखा 35, पक्षांतर किया तो 20 गुणे 35 बराबर आंकड़ों का योग। तो मेरे पास 35 आंकड़े हैं तो इन्हीं का ये योगफल मिल जा रहा है। 35 दूना 70, यानी 35 विद्यार्थियों के मार्क्स को जब जोड़ा गया होगा तो कुल मार्क्स आ गया 700। आगे देखिए, जिसमें पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य 15 दिया गया है। तो अब मैं यहां से पहले 18 संख्याओं का योगफल निकाल सकता हूं। तो यहां पे लिख देते हैं प्रथम 18 प्राप्तांकों का योगफल। क्योंकि आंकड़ा भी मालूम है और उसका माध्य भी मालूम है तो हम इससे उन आंकड़ों का योगफल निकाल सकते हैं। 15 अट्ठे 120, 15 एक कम 15 जोड़ लिया, ये हो गया 27। तो ये पहले 18 प्राप्तांकों का योगफल आ गया। अगला देख लीजिए,
अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य 25 है, तो इसी प्रकार हम अंतिम 18 प्राप्तांकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो आंकड़े हैं 18 और उनका माध्य दिया है 25। 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25, तो ये योगफल मिल गया मुझे 450। तो अब देखिए आपके पास कुल 35 ही प्राप्तांक हैं, और जब इन 35 प्राप्तांकों को उसने दो तरह से बांटा, पहले स्टार्टिंग से 18 प्राप्तांक लिए, फिर बाद में अंतिम से 18 प्राप्तांक लिए, तो हो क्या रहा है, मान लीजिए मेरे पास 5 संख्याएं हैं, 5 संख्या है, इन पांचों का मैंने आपको माध्य बताया हुआ है, तो आपने माध्य को गुणे 5 करके योगफल निकाल लिया। अब मैं कहता हूं कि पहले 3 प्राप्तांकों का माध्य इतना है, मतलब इन तीनों संख्याओं का योगफल ले लिया हमने, और फिर मैं कहता हूं कि अंतिम 3 संख्याओं का माध्य इतना है। तो जब मैं अंतिम 3 से लेता हूं तो एक बार फिर से ये 3 जो मिडल का मार्क्स है, अंतिम मार्क्स जो रहेगा, वो फिर से अंतिम वाले पद में आ जाता है। तो अब मेरे पास जब मैंने पहले 3 लिए, अंतिम में 3 लिए, तो 3 और 3 मिलकर 6 हो गया, लेकिन आंकड़े तो मेरे पास खाली 5 ही है ना। तो ये जो एक मान यहां पर बढ़ गया है, वो यही मध्य वाला मान है जो रिपीट हो रहा है। पहले लास्ट, पहले वाले में लास्ट का पद, और अंतिम से जब लोगे तो उसका स्टार्टिंग पद, ये 2 बार आता है। तो यहां कुल मिलाकर मेरे पास 6 का योगफल आएगा। इस 6 के योगफल में से जब मैं 5 का योगफल माइनस करूंगा, तो जो मान मैं 2 बार ले रहा हूं उसी का मान मुझे ज्ञात हो जाएगा। तो उसमें देखिए लिखा भी है, तो 18वां प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, 18वां प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो 18वां प्राप्तांक कैसे आएगा, आपके पास ये कुल 35 हो गया, जब आप पहले 18 और अंतिम 18 का योगफल जोड़ोगे तो 18 इसमें मिलके 36 हो गया। 36 क्यों हो रहा है, क्योंकि एक मान जो पहले में लास्ट का 18वां है वो दूसरी बार जुड़ता है। तो हम 18वां पद ज्ञात करने के लिए, 18वां पद ज्ञात करने के लिए, या 18वां प्राप्तांक आप बोल लो, तो यहां पे कुल प्राप्तांक जो 35 का है, इसे इन 36 के योगफल में से माइनस कर देंगे। तो ये रहेगा 270 प्लस 450, 18 धन 18 36, माइनस ये 35 योगफल, 35 प्राप्तांकों का योगफल। जोड़ लीजिए पहले इसे, 0, 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, 720 में से 700, ये 720 जो है इसमें 35 प्राप्तांक, 36 प्राप्तांकों का योगफल है, 18 धन 18, और ये 735 प्राप्तांक का योगफल है। तो जो ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा आपका कौन है, जो 18वां पद 2 बार लिया जा रहा है। तो ये 18वां प्राप्तांक आपका जो होगा वो 20 है, इसलिए 18वां प्राप्तांक 20 होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, यदि आपको माध्य पूछा जा रहा है तो आप माध्य के सूत्र के बारे में सोचिए, माध्यिका पूछी जा रही है तो माध्यिका, और जब बहुलक आएगा तो बहुलक की जो भी प्रक्रिया रहेगी हम उसके बारे में देखेंगे। 10वें प्रश्न में
5 प्राप्तांकों का माध्य 50 है। तो देखिए, जब मेरे पास प्राप्तांकों की संख्या और उनका माध्य हो, प्राप्तांक यानी हमारे आंकड़े हो गए, तो मेरे पास कुल 5 आंकड़े हैं जिनका माध्य जो है 50 दिया है। तो आंकड़ों की संख्या और माध्य मालूम हो तो आपको मैंने अभी अभी सूत्र लिखा ही था कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटे उनकी संख्या, या आंकड़ों की संख्या। अब इस प्रश्न में मेरे पास माध्य 50 है तो मैं इसके नीचे 50 लिख दूंगा, और आंकड़े हैं 5, 5 बटे में है, पक्षांतर किया तो 50 गुणे 5 बराबर क्या मिलेगा, आंकड़ों का योग। तो मैं लिख लेता हूं 5 प्राप्तांकों का 5 प्राप्तांकों का योगफल, 5 प्राप्तांकों का योगफल बराबर माध्य गुणे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या है 5, तो पचहम हो गया 25, यानी 225 उनका कुल योगफल। यदि उनमें से एक प्राप्तांक कम करने पर माध्य 45 हो, एक प्राप्तांक कम किया इसका मतलब 4 हो गया, तो अब मैं 4 प्राप्तांकों का योगफल बता सकता हूं। तो 4 प्राप्तांकों का योगफल, उनका माध्य है 45 गुणे 4, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18। तो जो प्राप्तांक कम किया गया है आपको उसका मान बताना है। यहां पे 5 देखिए, जब 5 प्राप्तांक है तो योगफल 250 है, 4 प्राप्तांक है तो योगफल 180 है। तो क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने एक अंक उसमें से निकाल दिया है ना, आपको 5वां मिलेगा बेटा। चलिए, तो इसलिए प्रश्न है आपका वह प्राप्तांक कितना होगा, तो निकाला गया या कम किया गया प्राप्तांक, निकाला गया या कम किया गया प्राप्तांक होगा 5 प्राप्तांकों का योगफल माइनस 4 प्राप्तांकों का योगफल। ये हो गया 0, 15 में से 8 गया 7, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचा। तो आपने जो प्राप्तांक कम किया है ये हो गया आपका 70। ठीक, चलिए 11वां सवाल देख लें। 11वां प्रश्न, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, इनमें 15 लड़के हैं, कुल विद्यार्थी कितने दिया है, 40। कुल विद्यार्थी 40, लड़के कितने हैं, 15। तो यहां से मुझे लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, तो 40 जो कि कुल विद्यार्थी है माइनस 15, 10 में से 5 घटाया, 3 में से 1, यानी 25 लड़कियां हो गई। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 33 है। देखो, आपको अब ये पता है कि लड़के कितने हैं, और उन लड़कों द्वारा जो प्राप्त अंक है उसका माध्य बताया गया है 33। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 15 लड़कों का माध्य मुझे मालूम है, तो मैं 15 लड़कों के प्राप्तांकों का योग बता सकता हूं। तो इसलिए 15 लड़कों के प्राप्तांकों का योग फल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 15 गुणे इनका माध्य है 33, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 हो गया 49, 15 तिया 45 हासिल 4, 15 तिया 45 और 4 हो गया 49। तो ये लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल आ गया। आगे बोला है
तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 35 है। तो लड़कियां 25 हैं। अब मैं 25 लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल निकाल लेता हूं। लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल, कुल लड़कियां 25 और उनके प्राप्तांकों का माध्य दिया है 35। 25 पचे 125, 25 तिया 75, 5 2 7 और 1 8। ये हो गया लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल। ठीक, चलिए अगला देखें। प्रश्न में अब क्या पूछा गया है आपसे? कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले उसने आपको कुल विद्यार्थी बताया हुआ है कि कुल विद्यार्थी 40 हैं, जिसमें से लड़कों की संख्या बताई तो आपने तुरंत लड़कियों की संख्या ज्ञात कर ली। लड़के और लड़कियों के प्राप्तांकों के माध्य का उपयोग करके आपने दोनों का योगफल भी निकाल लिया। अब आपको उस पूरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का माध्य बताना है, सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य बताना है। तो आप सबसे पहले 40 विद्यार्थियों के अंकों का योगफल निकालिए और बटे 40 कर दीजिए। सूत्र आपके पास है। किसी का माध्य निकालना है तो उस पूरे आंकड़े का योग होना चाहिए, यानी 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग, तो ये 15 ये 25 मिलके हो गए 40 का योग और बटे 40, तो हमें माध्य मिल जाएगा। इसलिए यहां पे आएगा 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य, प्राप्तांकों का माध्य आएगा कुल योगफल 495 875 बटे 40। दोनों को जोड़ करके कुल विद्यार्थी संख्या से भाग दे दीजिए। तो यहां पर योगफल निकालेंगे पहले। 5 5 10, 9 1 10 7 17, 8 4 12 और 1 13, पूरे का बटे हो गया 40। 0 से 0 कट गया, 4 से भाग दीजिए। 4 तिहाई 12, 1 बचा 17, 4 चौक 16, 1 बचा, आगे कोई अंक नहीं, 10, 4 दूना 8, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, तो 34.25 ये आपके 40 विद्यार्थियों का माध्य होगा। प्रश्न आसान है, जैसे आपने विगत 2 प्रश्नों के लिए देखा हुआ है कि विद्यार्थी संख्या या कुल आंकड़े और उनका माध्य देने पर मैं उन आंकड़ों का योगफल ज्ञात कर सकता हूं। वैसे ही यहां पर मेरे पास 40 विद्यार्थी देने के बाद लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग, उनका अलग अलग माध्य भी दिया गया है। माध्य का उपयोग करके हम योगफल निकाल लेते हैं। उन दोनों योगफलों को जोड़ेंगे तो ये 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योगफल आ गया, बटे 40 किया आपने तो आपको 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बारहवें प्रश्न में 10 विद्यार्थियों का वजन दिया गया है। 12वें प्रश्न में हमें 10 विद्यार्थियों का वजन दिया गया है और हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक क्या है? दिए गए आंकड़े में जो आंकड़ा मैक्सिमम टाइम, अधिकतम बार दिखाई दे रहा है या आया हुआ है, वही आंकड़ा आपके दिए गए आंकड़ों का बहुलक होता है। उदाहरण के लिए यहां पे देखिए, जैसे कुछ वजन जो है
अब ऐसे अगर आप देखोगे तो कहीं हो सकता है गलत हो जाए, तो इसलिए आप दो कॉलम बना लो, वजन और उन वजनों की बारंबारता। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो वजन दिख रहा है इसमें वो है 35, इसके बाद दिया है 37, 37 के बाद है 40, फिर 42 और लास्ट में है बस 42 तक, 43 भी है, 43। अब एक एक आंकड़े देख लीजिए कौन कितनी बार आया है। 40 देखो पहले, पूरे आंकड़े में 40 केवल एक बार दिख रहा है, 40 केवल एक बार ही दिख रहा है। तो टेबल बना लिया तो एक संख्या लिख देते हैं क्योंकि 40 मेरे पास एक ही बार है। 35 देखो, 35 शुरुआत में सेकंड पोजीशन पे है, 2, फिर आगे भी है 35, 3, तो 1 और 2, खाली 2 बार आया है 35। 35 के बाद है 42, 42 पूरे आंकड़े में 2 बार दिखाई दे रहा है। 42 के बाद 43 देख लीजिए, 43 भी एक बार है। 43 के बाद अगला डेटा जो दिख रहा है वो 37 है, तो 1, 2, 3, 4, 37 जो है पूरे आंकड़े में 4 बार है। तो वजन इसमें 37 किलोग्राम जो है वो 4 विद्यार्थी या 4 लोग ऐसे जिनका वजन 37 है, तो इस 37 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए इसका आंकड़े का जो बहुलक होगा वो 37 किलोग्राम होगा, 37 किलोग्राम होगा। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे कि 37 किलोग्राम की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए इसका बहुलक होगा 37, बहुलक होगा 37। चलिए अगला, 13वां प्रश्न देखिए। सबसे आसान जो होता है वो बहुलक ज्ञात करना होता है। बहुलक में यदि आपके पास कच्चे आंकड़े दिए हैं, जैसे कि अभी 12वें प्रश्न में हमको दिया गया था, तो आपको उन आंकड़ों में से ये देखना है कि किस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है। तो बारंबारता बहुलक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, उसका जो मान है, जो आंकड़ा है वो आपका बहुलक में आता है। तो 37 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक 37 होगा। बहुलक क्या होगा? 37 किलोग्राम होगा। वजन की इकाई किलोग्राम होती है। चलिए आगे देखें, तो 13वें प्रश्न में टेबल आपको पहले ही दिया है, जिसके अंतर्गत बच्चों की संख्या लिखी है और परिवार की संख्या दी है। मतलब कितने परिवारों में बच्चों की संख्या कितनी है, यह जानकारी यह सारणी व्यक्त करती है। पहले एक बच्चे की संख्या, 15 परिवार ऐसे हैं जिसमें बच्चों की संख्या 1 है, 25 परिवार ऐसे हैं जिसमें बच्चों की संख्या 2 है, 5 परिवार ऐसे हैं जिसमें बच्चों की संख्या 3 है, और 5 परिवार फिर ऐसे हैं जिसमें बच्चों की संख्या 4 है। तो आप जो सेकंड कॉलम है उसको हम बारंबारता बताते हैं। तो आप देखिए उसमें बारंबारता, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? 13वें प्रश्न में बच्चों की संख्या और बारंबारता में परिवार की संख्या दी गई है। एक बच्चे वाले 15 परिवार, 2 बच्चे वाले 25 परिवार, 3 बच्चे वाले 5 परिवार और 4 बच्चों वाले 5 परिवार। तो किनकी बारंबारता सबसे अधिक है जरा देखो तो। ये रहा सेकंड कॉलम, बारंबारता 25 सबसे बड़ी संख्या जो कि 2 बच्चों की है, ठीक ना। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए हमारा जो बहुलक होगा वो 2 होगा। अब बच्चों की संख्या है तो उसकी कोई इकाई तो होती नहीं है, तो इसलिए बहुलक क्या होगा? 2 होगा।
कारण बच्चों की संख्या 2, इसकी बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए इस सारणी के लिए बहुलक जो है वो होगा 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। लिखने के लिए अगर चाहिए बहुलक तो एक लाइन आप और जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसमें पीछे मैंने जोड़ा हुआ है कि यहां पर 2 बच्चों वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक बराबर 2। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं, जो कि आज के लिए हमारा अंतिम प्रश्न होगा। बहुत ही आसान और स्कोरिंग टॉपिक है। थोड़ा सा यदि आप ध्यान देकर अभ्यास करेंगे तो इसमें अच्छे अंक लिए जा सकते हैं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित सामग्री का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक जो कि मिले हुए अंक होते हैं, इसमें 35, 36, 37, 38, 39 तथा 40 अंक दिए गए हैं। प्राप्तांक के बाद है विद्यार्थी संख्या। तो कितने विद्यार्थियों को कितने अंक मिले हुए हैं, ये इस टेबल द्वारा व्यक्त किया गया है। तो 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 35 अंक मिले हैं, 7 जिन्हें 36, 37 वाले फिर से 9, 38 वाले 4, 39 वाले 4 और 40 वाले 2। तो अब ये भी ध्यान रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि बहुलक केवल एक ही मान आए। जैसे माध्य और माध्यिका तो तय है कि उनका एक सटीक मान आता है, लेकिन बहुलक के लिए ऐसी बात नहीं है। अगर 2 आंकड़ों की बारंबारता समान है और सर्वाधिक है तो उस सारणी के लिए आपको बहुलक के 2 मान आएंगे। जैसे इस सारणी में दिया गया है, यहां पर प्राप्तांक 35 तथा प्राप्तांक 37, प्राप्तांक 35 और प्राप्तांक 37 दोनों की बारंबारता सर्वाधिक तथा समान है, दोनों 9-9 है। इसलिए मेरा जो बहुलक होगा, जो इस सारणी का बहुलक होगा, वो 35 तथा 37 अंक होगा। 35 तथा 37 अंक होगा। समझ में आया? अगर आप ऐड करना कुछ चाहते हैं तो यहां पे लिख दीजिए कि चूंकि प्राप्तांक 35 तथा 37 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए बहुलक 35 तथा 37 है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आज के अपने इस अंक में हमने जो माध्य, माध्यिका तथा बहुलक की संकल्पना का अध्ययन किया, जो सवालों को हमने हल किया, आपको अच्छी तरह से समझा होगा। सभी लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। बीच में कहीं गणना हुई होगी, गुणा भाग हमने किया हुआ है, ठीक? तो आप लोग भी उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कई बार होता है कि एक आध अंक आगे पीछे होने की वजह से आंसर में त्रुटि हो सकती है, लेकिन यदि आप अपने गणना पे संतुष्ट हैं तो पीछे का आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। चलिए, किसी को कुछ डाउट है? सर जी, कुछ बच्चों ने रेज हैंड किया हुआ है सर। जी सर।
जैसे टॉपिक तो हो गया, देखिए कि शायद कुछ बच्चों का हैंड रेस हेलो दिखा सर। रहा है यहाँ पे। हाँ बेटा बोलिए। हेलो सर। सर हाँ बोलिए। माध्य क्या होता है? माध्य हेलो बेटा, सर। जैसे आप औसत निकालते हो ना, औसत, ठीक एवरेज का ही माध्य आप समझिए। जैसे आपको अगर मैं दो संख्या दूं, 1 और 2, ऐसे उदाहरण लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल है, 1 और 2, तो 1 और 2 का माध्य क्या होगा, जो उसके एकदम एग्जैक्ट मिडल में आएगा, तो 1.5। तो निकालने का तरीका क्या है, आप 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 धन 2 हो गया 3, और आपने दो संख्याओं को जोड़ा है, बटे हो गया 2, तो ये 3/2, ये आ गया इसका माध्य। औसत लीजिए, एवरेज लीजिए, औसत को माध्य, जो कि दिए गए संख्याओं का मध्य बिंदु बताता है, ऐसा समझो, जो उसका मिडिल पॉइंट बताए, मिड वैल्यू बताए, ओके एवरेज सर। यानी माध्य। तो जितने भी आंकड़े दिए गए, जो भी संख्याएं दी गई हैं, आपको यदि उनका माध्य निकालना है, तो आप सभी आंकड़ों को पहले जोड़ दीजिए, फिर जितने आंकड़े आपने लिए हैं बटे उन आंकड़ों से भाग दीजिए, तो आपको उन आंकड़ों का माध्य आ जाएगा। ये 3 केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं। जब आप कोई सर्वे करते हो, कोई डेटा कलेक्ट करते हो, तो उस डेटा के बारे में संपूर्ण जानकारी निकालने के लिए 3 केंद्रीय प्रवृत्तियां आती हैं। केंद्र का मतलब ही क्या होता है, सेंटर, जो कि आपके सर्वे का, आपके डेटा का सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु होगा। तो औसत ही जो होता है, किसी भी डेटा को समराइज जब किया जाता है तो हम औसत बोलते हैं। जैसे एक क्लास में अगर प्राप्तांक, कुछ बच्चों कक्षा में कोई परीक्षा ली जाए, तो जो प्राप्तांक आता है, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई कैसा रिजल्ट रहा तुम्हारे यहाँ, तो हम क्या कहेंगे कि ऑन एन एवरेज 15 तो सभी बच्चों को मिला ही मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे क्लास में 15 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या जो है वो सर्वाधिक होगी। ठीक, ये मेरा एवरेज मार्क्स है, मतलब बच्चों को 15 मार्क्स तो मिले ही मिले। चलिए आगे, तो ये माध्य है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सनी बोलिए। हाँ, तो ये हो गया अपना, कंप्लीट हो गया, अभी और बेटा नहीं है। 8 से लेकर 14 तो हो गया, आज यही था ना लास्ट एक्सरसाइज के 6 सवाल हाँ, बाकी थे। अब इसके बाद अगले अंक में हम लोग प्रकृति प्रसंग्रह देखेंगे। सेकंड प्रश्न संग्रह। प्रकृति प्रसंग्रह प्रॉब्लम सेट जो है, अब इसके बाद वो चालू होगा। हालांकि वो आप लोगों के लिए रिवीजन एक्सरसाइज होता है। इसको पढ़ने हाँ के बाद आप ट्राई करिएगा, उसमें से जो नहीं आएगा, तो जो अंक में नए अंक पढ़ाने के लिए जो टीचर आएंगे, आप उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो आज का हाँ हमारा जो टॉपिक था वो 8 से 14 सवालों का था। हाँ। सर अभी किसी के रेज हैंड नहीं है, आप क्लास एंड कर दीजिए सर। ओके सर जी।